दोस्तों मध्यकालीन भारत के प्रमुख युद्ध। दोस्तों इस युद्ध के अंदर हम जैसे शुरू करेंगे तो लगभग इस्लाम के आक्रमण के बाद दोस्तों जब भारत में तुर्क आक्रमण हुआ और इस्लाम का आगमन हुआ, उसके पश्चात भारत में दोस्तों जितने भी युद्ध हुए उन युद्धों को हम दोस्तों चर्चा करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे तो लगभग 11वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक के हम पूरे युद्ध चर्चा करने वाले हैं। तो इसी सर्ज में हम शुरू करते हैं आज हमारा इस वीडियो। दोस्तों सबसे पहला हमारा युद्ध है जो है काश सध्य का युद्ध। अब काश सध्य का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? सर्वप्रथम जो काश सध्य का युद्ध हुआ था वह हुआ था मोहम्मद गौरी और भीमदेव द्वितीय। दोस्तो67 जब मोहम्मद गौरी, दोस्तों यह है मोहम्मद गौरी, जब यहाँ भारत पर आक्रमण किया लगभग दोस्तों 1167 पर यहाँ गजनी की गद्दी पर बैठ चुका था। और दोस्तों इसके उद्देश्य था क्या? साम्राज्य विस्तार करना और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। और तीसरा उद्देश्य था दोस्तों इसका धन लूटना। इन तीनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दोस्तों जब इन्हें भारत पर आक्रमण किया तो सर्वप्रथम भारत पर जो इसने आक्रमण किया तो दोस्तों इसने गोमल दर्रे से होते हुए प्रवेश करने की कोशिश की। गोमल दर्रा उस समय कहाँ होता था? दोस्तों गोमल दर्रा जो होता है वो स्थित होता है दोस्तों गुजरात के निकट अरावली पर्वत श्रेणी के आसपास। और उस समय वहाँ का शासक था जिसका नाम था भीमदेव द्वितीय। दोस्तों आप जानते हैं जब हम किसी भी दर्रे से प्रवेश करते हैं तो वहाँ से ऊपर से हमला करना बड़ा आसान होता है। तो जब गौरी की सेना यहाँ से इस तरह से आ रही थी तो भीमदेव द्वितीय जो कि उस समय वहाँ का शासक था आसानी से इसे पराजित कर देता है और इसमें गौरी की हो जाती है पराजय। दोस्तों इस तरह गौरी की भारत में यह पहली पराजय थी और जो होती है दोस्तों गुजरात के चालुक्य वंशी शासक जिनका नाम था भीमदेव द्वितीय। अब अगला युद्ध है दोस्तों हमारा तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन के प्रथम युद्ध को समझते पहले हम उसके पृष्ठभूमि को समझ लेते कि तराइन के युद्ध की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई। जब गौरी भारत में प्रवेश करना चाह रहा था गोमल दर्रे से तो उसको भीमदेव द्वितीय से पराजय मिली, जिसके पश्चात उसने अपना मार्ग परिवर्तित किया और अब वह मैदानी मार्ग से भारत में प्रवेश करना चाह रहा था। इसी मैदानी मार्ग के होते हुए दोस्तों उसने सबसे पहले सिंध पर अधिकार किया। सिंध के बाद दोस्तों पंजाब पर अधिकार किया। उस समय दोस्तों पंजाब पे जो शासक था, क्योंकि गौरी के पहले भारत में महमूद गजनबी भारत आ चुका था और भारत में जो उसने प्रदेश जीते थे उस पर गजनबी वंश के शासकों को नियुक्त किया था। उन्हीं गजनबी वंश के शासक में से एक शासक का नाम था दोस्तों मलिक खुसराहो। दोस्तों मलिक खुसराहो जो था पंजाब का उस समय गजनबी वंश का शासक था। तो ये दोस्तों इसको पराजित करने के पश्चात गौरी ने कब्जा कर लिया कहाँ पर? पंजाब पर। अब पंजाब पर आ गया है गौरी और अब वो आक्रमण करने की राह है कहाँ? उत्तर भारत की तरफ। उस समय पंजाब की सीमाएं दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की राज्य से लग रही थी। पृथ्वीराज चौहान जो कि दिल्ली का तोमर वंश का शासक था। जब दोस्तों उसकी सीमाएं पंजाब से लगने लगी तब इन दोनों के मध्य दोस्तों प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई। इसी कारण आगे चलकर 1189 में जब गौरी ने क्या किया दोस्तों, गौरी ने आक्रमण कर दिया भटिंडा पर। और भटिंडा जो कि किसके अंदर की टेरिटरी था? पृथ्वीराज चौहान के शासन के अंदर आता था दोस्तों। तो इन दोनों का युद्ध का कारण बन गया भटिंडा आक्रमण। तो इसी आक्रमण का बदला लेने के लिए पानीपत के प्रथम युद्ध में गौरी और पृथ्वीराज चौहान दोस्तों आमने सामने होते हैं और इस भीषण युद्ध में मोहम्मद गौरी की दोस्तों पराजय होती है और पृथ्वीराज चौहान तराइन का प्रथम युद्ध जीत जाता है। दोस्तों किसी तरह बचता बचाता हुआ यहाँ से मोहम्मद गौरी पुनः अपने वापस राज्य पंजाब में चला जाता है और ये युद्ध की समाप्ति होती है। दोस्तों अगला युद्ध हमारा है तराइन का द्वितीय युद्ध। अब चूंकि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है तो पृथ्वीराज चौहान की दोस्तों विजय हो जाती है प्रथम युद्ध में। अब इसी पराजय का बदला लेने के लिए गौरी एक साल पुनः तैयारी करता है और अपनी सैन्य व्यवस्था में कुछ बदलाव करता है और इन बदलावों के पश्चात पुनः दोस्तों भारत में आक्रमण करने की योजना बनाता है। और एक साल पश्चात दोस्तों पुनः तैयारी करने के बाद तराइन के प्रथम द्वितीय युद्ध में फिर से उनका सामना होता है पृथ्वीराज चौहान से। दोस्तों इस युद्ध में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान की जो सेना होती है तो आत्मविश्वास से भरी होती है कि पहले बार हरा चुकी है, दूसरी बार हरा देगी। और मोहम्मद गौरी दोस्तों अंदरूनी रूप से बहुत तैयारी करके आता है इस युद्ध में।
इस युद्ध में जो उसके विरोधी दल के जितने भी उस समय राजसक थे उनको अपने अंदर मिला लेता है। जैसे जयचंद मिल जाता है जो पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध सहायता करता है मोहम्मद गौरी की। तो इस युद्ध में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है और मोहम्मद गौरी की दोस्तों विजय हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों दिल्ली पर तोमर वंश का अंत होता है और स्थापना करता है कौन? गौरी। गौरी दिल्ली पर अब दोस्तों कब्जा कर लेता है, गजनी का शासक। अब दिल्ली पर दोस्तों तोमर वंश का अंत हो चुका है। इसी तरह तराइन के द्वितीय युद्ध में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है। उसके पश्चात हमारा अगला महत्वपूर्ण युद्ध है चंदावर का युद्ध। दोस्तों तराइन के द्वितीय युद्ध में जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध सहायता किसकी? गौरी की सहायता की थी। और उसने उस उद्देश्य से सहायता की थी कि वह दिल्ली को विजित कर गौरी जो हमारे कन्नौज के शासक है जयचंद दोस्तों उनके सौंप देगा। लेकिन गौरी महत्वाकांक्षी शासक था, उसका भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य धन दौलत लूटना एवं साम्राज्य विस्तार करना और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोस्तों उसने जब दिल्ली पर अधिकार कर लिया तो उसने अपने वादे से दोस्तों मुकर गया और चंदावर के युद्ध में किसको ललकारा? जयचंद को। जयचंद को लग रहा था कि वह उसको दिल्ली सौंप देगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। तो जयचंद की भी दोस्तों विचारधारा गलत साबित होती है और उसी के लिए दोस्तों इन दोनों के बाद होता है जयचंद का चंदावर का युद्ध। अब चंदावर के युद्ध में दोस्तों गौरी और कन्नौज के दोस्तों गहड़वाल वंश के शासक थे ये, जिनका नाम था दोस्तों जयचंद। दोस्तों जयचंद और इनके मध्य होता है दोस्तों चंदावर का युद्ध और इस युद्ध में तो गौरी की दोस्तों विजय हो जाती है। ये है हमारे राजा जयचंद जी। अब इसके दोस्तों पश्चात हम बात करेंगे दोस्तों रावर का युद्ध। तो दोस्तों रावर का युद्ध क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि रावर के युद्ध में गौरी जब भारत में प्रथम बार प्रवेश किया था दोस्तों, जिसका युद्ध का नाम था हमारा काशसद्य का युद्ध। तो काशसद्य युद्ध में भीमदेव द्वितीय से मिली पराजय का बदला लेने के लिए दोस्तों पुनः गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया और गुजरात पर आक्रमण करने के पश्चात दोस्तों 1196 में दोस्तों भीमदेव द्वितीय को पराजित कर देता है और उसके चालुक्य वंश का समापन कर देता है। इसके पश्चात आता है दोस्तों हमारा सर-ए-पुल का युद्ध। जी हाँ, सर-ए-पुल का युद्ध। दोस्तों सर-ए-पुल वैसे तो अफगानिस्तान की एक जगह का नाम है। दोस्तों कहानी कुछ ऐसी है कि बाबर, जो कि आप सब जानते हैं परगना का शासक था, तो बाबर के जो दोस्तों वंशज थे जिनका नाम था तैमूर जब उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में बहुत सारे क्षेत्रों को जीत के दोस्तों एक तैमूर वंश की स्थापना करता है। लेकिन तैमूर की मृत्यु के पश्चात उसका जो राज्य होता है दोस्तों 3 लोगों में विभाजित हो जाता है, जिसमें जैसे ईरान का शासक होता है जिसका नाम रहता है दोस्तों ईरान के शासक के मध्य और उज्बेक शासकों के मध्य। दोस्तों आधा राज्य इन लोगों हड़प लेते हैं और जो एक क्षेत्र बचा होता है जिसका नाम रहता है परगना। दोस्तों परगना की गद्दी पर बैठता है कौन? बाबर। अब गजनी प्रदेश की दोस्तों में राजधानी बन जाती है क्या? समरकंद। अब दोस्तों समरकंद को बाबर अपना पैतृक अधिकार मानता था और उसे प्राप्त करने हेतु बार बार दोस्तों प्रयास करता रहता था। इन्हीं प्रयासों के चलते उसका बहुत बार सामना हुआ उज्बेक शासकों से, ईरान के शासकों से। दोस्तों उसी प्रयासों के में ही यह एक सर-ए-पुल का युद्ध होता है, जिसमें बाबर समरकंद पर अधिकार करने के लिए उज्बेक शासक जिसका नाम था दोस्तों शैबानी खां उज्बेक, जिसका नाम था दोस्तों अब शैबानी खां उज्बेक, जो कि कहाँ का शासक था? समरकंद का शासक था। दोस्तों इन दोनों के मध्य जब अफगानिस्तान में सर-ए-पुल के निकट दोस्तों युद्ध होता है, तो इस युद्ध में दोस्तों पराजय होती है बाबर की और इस युद्ध के बाद पराजय होती है भारत की। बाबर की पराजित होने के बाद बाबर दोस्तों भारत की अब आता है और दोस्तों अफगानिस्तान की ओर दोस्तों प्रस्थान करता है। किससे बचने के लिए? शैबानी खां उज्बेक से बचने के लिए। अब इस युद्ध में मिली पराजय के कारण ही दोस्तों भारत की तरफ बाबर कुछ रुख करता है। जब दोस्तों अफगानिस्तान में भारत के निकट आता है तो उसे भारत के धन दौलत एवं भारत की राजनीतिक व्यवस्था और दोस्तों पूर्व में जो भारत पर आक्रमण हुए उनके बारे में उसे जानकारी प्राप्त होती है। तो इन्हीं जानकारी से दोस्तों जब बाबर और आत्मविश्वास से दोस्तों भारत की ओर बढ़ता है और इसी के क्रम में दोस्तों आगे जाकर हम देखते हैं कि बहुत सारे युद्ध लड़ता है और किसी तरह से मुगल वंश की स्थापना कर लेता है। हम बात करेंगे अब तराइन का द्वितीय युद्ध। दोस्तों तराइन का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो हुआ था इल्तुतमिश और यल्दुज के बीच। अब इल्तुतमिश कौन था?
तो दोस्तों जैसे गौरी द्वारा स्थापित जो राज्य था, गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके राज्य को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। जो गजनी प्रदेश था दोस्तों, तो गजनी सौंप दिया गया यल्दौज को। सिंध और काबुल सौंप दिया गया दोस्तों कुबाचा को। और जो भारतीय प्रदेश था जिसमें आता है दिल्ली, आगरा, उत्तर भारत के कुछ क्षेत्र जैसे बंगाल का कुछ क्षेत्र दोस्तों, तो उस पर आ जाता है ऐबक। और ऐबक द्वारा स्थापित की जाती है दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना। जब ऐबक गौरी की मृत्यु के पश्चात 1206 में दोस्तों स्थापना करता है गुलाम वंश की। ऐबक का ही गुलाम एवं दावंत होता है कौन? इल्तुतमिश, जो कि दोस्तों 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। दोस्तों 1211 या 1212 के बीच में दिल्ली गद्दी पर बैठता है। और जैसे ही आज दिल्ली पे गद्दी पर बैठता है तो उसके दो अन्य गुलाम होते हैं जिनका नाम रहता है यल्दौज और कुबाचा। इल्तुतमिश के विरुद्ध दोस्तों क्या करते हैं कि षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर देते हैं। इन्हीं षड्यंत्र से बचने के लिए जब तराइन की तटीय युद्ध में इल्तुतमिश यल्दौज को पराजित करता है और किसी तरह वो अपने षड्यंत्रकारियों का दोस्तों दमन कर देता है। उसके बाद आता है हमारा खतौली का युद्ध। अब जब दिल्ली पर दोस्तों 1517 में कौन सा शासक वंश था दोस्तों? लोधी वंश। दोस्तों लोधी वंश की स्थापना कौन करता है? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के बाद आते हैं हमारे सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी के बाद आता है तृतीय शासक जिसका नाम रहता है इब्राहिम लोधी। चूँकि इब्राहिम लोधी दोस्तों अयोग्य शासक होता है, कमज़ोर शासक होता है, इस चक्कर में उसके शासन में जिसके आजू बाजू के जितने भी प्रांत थे वह अपने आप को स्वतंत्र करने लगे थे। उन्हीं में से एक शासक था जिनका नाम था महाराणा सांगा। महाराणा सांगा दोस्तों उस समय मेवाड़ के शासक रहते हैं, हमारे मेवाड़ राजवंश के शासक। ये अब खतौली नामक स्थान पे इन दोनों के मध्य युद्ध होता है और इस युद्ध में दोस्तों महाराणा प्रताप की, महाराणा सांगा की विजय होती है और इब्राहिम लोधी की दोस्तों इसमें पराजय होती है। इसके पश्चात अगला युद्ध हमारा होता है बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध भी 1518 में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य होता है। उसके पश्चात दोस्तों एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है जिसका नाम है बाजौर की लड़ाई। अब चूंकि बाबर दोस्तों अफगानिस्तान के निकट आ चुका था और बाबर लगातार 3 समस्याओं से उलझ रहा था। पहला था दोस्तों धन की समस्या, दूसरा था सेना के खान पान की समस्या और तीसरी समस्या थी दौलत उसको साम्राज्य विस्तार। और दोस्तों उज्बेकों से निरंतर वह हार रहा था तो वह समरकंद जीतने में दोस्तों असफल सिद्ध हो रहा था। इसलिए उसे एक नए साम्राज्य की दोस्तों आशंका थी, इसलिए वह भारत की ओर दोस्तों आक्रमण करता है। अब ये यूसुफजाई जाति होती है जो हमारे भारत के जो पश्चिमी राज्य दोस्तों वहाँ पर एक जाति पाई जाती थी जिनका नाम था यूसुफजाई जाति। ये जाति दोस्तों जो भी शासक यहाँ पर आता था तो उनको बहुत परेशान करती थी। तो बाबर ने अपना जो प्रथम अभियान किया दोस्तों सर्वप्रथम इन्हीं के विरुद्ध किया जिनका नाम था यूसुफजाई जाति। और इस अभियान में बाबर यूसुफजाई जाति को पराजित करता है। और इस युद्ध में पहली बार बाबर दोस्तों भारत में लाता है क्या? गोला और बारूद। दोस्तों गोला और बारूद के बल पर बाबर इस युद्ध को जीत लेता है। इस तरह बाबर भारत की प्रथम लड़ाई यूसुफजाई जाति के विरुद्ध तो जीत जाता है। अब अगला हमारा युद्ध होता है दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत के प्रथम युद्ध की पृष्ठभूमि यह थी कि जो दिल्ली वंश का शासक था जिसका नाम था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो कि अयोग्य एवं अकुशल शासक था, उसके शासनकाल में दोस्तों उसके जो राजपद में जितने पदाधिकारी थे उसके खिलाफ दोस्तों षड्यंत्र रचने लगे थे, जिसमें से उसका चाचा दौलत खां लोधी, आलम का लोधी, ये लोग क्या कर रहे थे? बाबर को दोस्तों आमंत्रित कर रहे थे दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए। उसी में दोस्तों उत्तर भारत का एक प्रमुख शासक जिसका नाम था मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा, उन्होंने भी दोस्तों बाबर को आमंत्रण भेजा इब्राहिम लोधी पर आक्रमण करने के लिए। इन लोगों की मंशा यह थी कि बाबर आकर दोस्तों दिल्ली पर से इब्राहिम लोधी को हरा कर वह राज्य उनको सौंप दे। और इसी क्रम में दोस्तों प्रथम युद्ध होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को। और इस युद्ध में दोस्तों इब्राहिम लोधी पराजित होता है और इस युद्ध में इब्राहिम लोधी युद्ध करता हुआ युद्ध मारा जाता है युद्ध भूमि में। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान है दोस्तों ये कि जो कि युद्ध भूमि मारा गया। उसके पश्चात अगली लड़ाई होती है दोस्तों खानवा की लड़ाई।
क्योंकि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर को दोस्तों वादा किया था कि महाराणा सांगा ने कि उसे सैन्य सहायता करेगा, लेकिन बाबर को उन्हें सैन्य सहायता नहीं की। इसी का बदला लेने के लिए बाबर ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को दोस्तों ललकारा, और इस युद्ध में बाबर की विजय होती है और महाराणा सांगा की दोस्तों पराजय होती है। अब चूंकि बाबर दोस्तों एक योग्य सेनापति और दोस्तों सैनिक शक्ति के बल पे दोस्तों राणा सांगा की लगभग 1,20,000 की सेना थी दोस्तों। उसके पश्चात मात्र 30,000 की सेना से दोस्तों इसने महाराणा सांगा की सेना को हरा दिया। उसका कारण यह था कि इसके बाद दोस्तों 2 तकनीक थी, एक तो तुगलमा युद्ध पद्धति थी और दोस्तों इसके बाद तोपें थी। दोस्तों इन दोनों शक्तियों के बल पे दोस्तों उसने आराम से महाराणा सांगा को पराजित कर दिया। उसके पश्चात दोस्तों अगला युद्ध होता है हमारा चंदेरी का युद्ध। चंदेरी के शासक उस समय थे दोस्तों मेदिनी राय। अब मेदिनी राय ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की दोस्तों सहायता की थी। इसी का बदला लेने के लिए दोस्तों बाबर ने अगले वर्ष ही चंदेरी पर आक्रमण कर दिया और चंदेरी के शासक जो कि थे हमारे मेदिनी राय को पराजित कर दिया दोस्तों। इनकी दोस्तों मृत्यु के पश्चात दोस्तों चंदेरी की बहुत सारी महिलाओं ने जौहर कर लिया। अब इसके पश्चात होता है अगला युद्ध घाघरा का युद्ध। जब लोधी वंश का अंत होता है तो इब्राहिम लोधी का ही भाई रहता है जिसका नाम रहता है महमूद लोधी। दोस्तों भाग कर चला जाता है कहाँ, बंगाल। बाबर से बचने के लिए दोस्तों भाग कर बंगाल चले जाता है और बंगाल पर उस समय होते हैं दोस्तों अफगान शासक, और उसी अफगान शासक का नाम था नुसरत खान। तो नुसरत खान जब इसको श्रेय देता है और यह दोनों मिलकर दोस्तों बाबर के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लग जाते हैं। जब इस बात की जानकारी बाबर को मिलती है तो बाबर 1 वर्ष से पश्चात ही बंगाल पर आक्रमण करता है और दोस्तों घाघरा नामक स्थान पर इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। और इस युद्ध में लोग तो बाबर जीतने वाला होता है, लेकिन क्या होता है बाबर के जो काबुल वाले प्रदेश पर पुनः आक्रमण हो जाता है। इस हेतु दोस्तों बाबर वापस चला जाता है और इसे दोस्तों व्यवस्थापूर्ण इसको संधि करनी पड़ती है इन दोनों से। तो इस तरह इस युद्ध को इन लोगों का पूर्णतः दमन नहीं कर पाया था बाबर इस युद्ध में। उसके बाद हमारा एक महत्वपूर्ण युद्ध आता है दोहरिया का युद्ध। दोहरिया का युद्ध जो कि बाबर के पुत्र हुमायूं और महमूद लोधी के मध्य होता है। क्योंकि महमूद लोधी को बाबर ने पूर्णतः पराजित नहीं किया था। अब इसी समय में दोस्तों महमूद लोधी अपनी स्थिति को पुनः बढ़ा रहा था और उसने इसी तरह दोस्तों बिहार पर जब कब्जा स्थापित कर लिया, तब बिहार पर जब दोस्तों महमूद लोधी कब्जा कर लेता है तभी हुमायूं उसके विरुद्ध आक्रमण करता है और दोहरिया नामक स्थान पर इन दोनों के मध्य दोस्तों युद्ध होता है और इस युद्ध में दोस्तों हुमायूं जीत जाता है और महमूद लोधी इसमें पराजित हो जाता है पूर्णतः। अब अगला हमारा महत्वपूर्ण युद्ध है चौसा का युद्ध। दोस्तों चौसा का युद्ध में क्या होता है कि जब महमूद लोधी दोस्तों जब हुमायूं चुनार अभियान करता है दोस्तों 1532 में, और प्रथम अभियान होता है और प्रथम अभियान के दौरान ही दोस्तों हुमायूं क्या कर लेता है, जो चुनार का शासक होता है जिसका नाम था शेर शाह सूरी, उससे दोस्तों संधि कर लेता है और संधि के तहत दोस्तों यहाँ संधि की आड़ में अपनी शक्ति को पुनः बढ़ाते जाता है और 1537 में दोस्तों अपनी राजधानी परिवर्तित कर लेता है चुनार से और अपनी राजधानी रोहतासगढ़ को बना लेता है। अब जब रोहतासगढ़ को राजधानी बना लेता है स्वयं को यहाँ का स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। इसी बात की जानकारी जब हुमायूं को मिलती है तो हुमायूं दोस्तों पुनः बंगाल अभियान करता है और बंगाल अभियान करने के दौरान वह पहले चुनार पर कब्जा स्थापित करता है दोस्तों। उसके बाद वह बंगाल की राजधानी गौड़ पर कब्जा कर लेता है, लेकिन वह शेर शाह सूरी की राजधानी जिसका नाम था रोहतासगढ़ उस पर कब्जा नहीं कर पाता है दोस्तों। इसी दौर में बिहार के एक स्थान है जिसका नाम था चौसा, वहाँ पर दोस्तों हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य युद्ध होता है और इस युद्ध में होता कारण ये है कि दोस्तों रात के समय यह क्या होता है कि इसका जो युद्ध कैंप होता है या रात में आराम कर रहे होते हैं दोस्तों। ये नदी के तट पर स्थित होने के कारण जब वर्षा काल के दौरान जब नदी में बाढ़ आती है तो इसके टेंटों में दोस्तों पानी घुस जाता है और इसी स्थिति का फ़ायदा उठाने के लिए शेर शाह सूरी दोस्तों रात्रि में हमला कर देता है किसकी सेना पर, हुमायूं की सेना पर, और हुमायूं की सेना को समझने का टाइम नहीं मिलता और हुमायूं की सेना दोस्तों आधी तो इसमें ख़त्म हो जाती है और इसी तरह दोस्तों यहाँ से बचता बचाता हुआ भागता है हुमायूं कहाँ, दिल्ली। और एक निज़ाम जिसका नाम था निज़ाम बिस्ती दोस्तों, एक नाविक रहता है, उसकी सहायता से किसी तरह वह यमुना नदी को पार करता है और दोस्तों दिल्ली पहुँच जाता है। इस युद्ध में दोस्तों शेर शाह सूरी लगभग हुमायूं को पराजित कर देता है, लेकिन हुमायूं दोस्तों भाग जाता है पुनः दिल्ली, तो वह बच जाता है। उसके पश्चात हम बात करेंगे बिलग्राम का युद्ध।
दोस्तों बेलग्राम का युद्ध एक निर्णायक युद्ध सिद्ध होता है किसके लिए? हुमायूं के लिए, क्योंकि हुमायूं इस युद्ध के पश्चात दिल्ली से हटा दिया जाता है। उसके पश्चात दोस्तों वह पुनः सिंध काबुल होते हुआ ईरान चला जाता है और अपना निर्वासित जीवन व्यतीत करता है दोस्तों, भागता भगाता हुआ। इस समय उसका कोई भाई भी उसका साथ नहीं देता होता है। जब चौसा के युद्ध में दोस्तों शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। इसी में अब दिल्ली पर कब्जा करने के लिए पुनः शेरशाह सूरी अब दिल्ली की ओर बढ़ता है। इसी क्रम में वह बेलग्राम नामक स्थान, जो कि दोस्तों कन्नौज के निकट स्थित है दोस्तों, इन दोनों के मध्य पुनः युद्ध होता है और इस युद्ध में दोस्तों बाबर की पुनः पराजित हो जाती है। बाबर दोस्तों यहाँ से भागता हुआ ईरान की ओर चला जाता है और इस तरह दोस्तों दिल्ली पर स्थापना होती है सूर्यवंश की। हम देखते हैं कि दिल्ली 1540 से लेकर 1556 तक दोस्तों यहाँ पर सूर्यवंश रहता है। अब इसके पश्चात दोस्तों एक महत्वपूर्ण युद्ध है मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? 15 मई 1555 को। दोस्तों जब हुमायूं ईरान के शासक की सहायता से दोस्तों काबुल कंधार पर आक्रमण करके उस पर अपनी शक्ति स्थापित कर लेता है और उसी का लाभ लेकर वह पुनः दिल्ली को अपने कब्जे में लेने का प्रयास करता है। तो दोस्तों जब वह दिल्ली की ओर बढ़ता है तो पंजाब के क्षेत्र जिसका नाम है मच्छीवाड़ा, दोस्तों मच्छीवाड़ा पर आक्रमण करता है, जिसमें उसका सामना शेरशाह सूरी के वंशज जिसका नाम था सिकंदर शाह सूरी की सेना से होता है, जिसमें हुमायूं पंजाब के मच्छीवाड़ा पर दोस्तों मच्छीवाड़ा के युद्ध में पंजाब पर अधिकार स्थापित कर लेता है। अब हुमायूं ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। अभी भी दोस्तों आगरा और दिल्ली पर वह कब्जा स्थापित नहीं कर पाया। अब दोस्तों आगरा और दिल्ली पर कब्जा स्थापित करने के लिए पुनः वह दिल्ली के निकट पानीपत की जगह पर जिसका नाम था सरहिंद में पुनः दोस्तों उसका सामना हुमायूं की सेना से होता है और इस युद्ध में दोस्तों हुमायूं पुनः विजित हो जाता है और इसमें पराजय होती है सिकंदर शाह सूरी की। तो इस तरह दोस्तों दिल्ली पर पुनः हुमायूं अपने कब्जा स्थापित कर लेता है, लेकिन उसके लिए अभी भी एक समस्या बरकरार थी दोस्तों। बंगाल में, बिहार और बंगाल में दोस्तों सिकंदर शाह सूरी का ही दोस्तों एक भाई है जिसका नाम है आदिल शाह सूरी। तो इसका दोस्तों कब्जा होता है। तो आदिल शाह सूरी का ही सेनापति था दोस्तों, बिहार का जो शासक था, सूरी शासक है अभी दोस्तों आदिल शाह सूरी। दोस्तों आदिल शाह सूरी का ही सेनापति था जिसका नाम था हेमू, जिसे हम हेमचंद के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। यह हिंदू शासक था दोस्तों। इसके शासनकाल में इसने बिहार और बंगाल के क्षेत्र में काफ़ी शक्ति स्थापित कर ली थी, क्योंकि यहाँ भी आदिल शाह का दोस्तों क्या था, सेनापति था। जब उसे जानकारी मिली कि दिल्ली पर कब्जा स्थापित होगा हुमायूं का, तो दोस्तों वह दिल्ली के विरुद्ध अभियान करता है और अगले ही युद्ध में पानीपत के निकट दोस्तों उसका सामना होता है हुमायूं की सेना से। क्योंकि हुमायूं भी दोस्तों पूर्व में लगभग 23-24 लड़ाई लड़ चुका होता है और वह उसकी वीरता के उस समय दोस्तों कारनामे चलते थे और वह अभी तक एक भी लड़ाई नहीं हारा था। इस युद्ध में दोस्तों हुमायूं की आंख में आकर एक तीर लग जाता है और वह दोस्तों युद्ध भूमि में गिर जाता है, जिसकी बात उसकी सेना दोस्तों तितर बितर हो जाती है। अब इस तरह दोस्तों हुमायूं पानीपत के द्वितीय युद्ध में दोस्तों दिल्ली पर पूर्णतः शक्ति स्थापित कर लेता है। इस तरह दिल्ली पर से दोस्तों अफगान शक्ति का दोस्तों समापन होता है और पुनः स्थापित होती है दोस्तों मुगल शक्ति। अब अगला हमारा महत्वपूर्ण युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों। 1576 में हुमायूं के पश्चात ही दोस्तों कौन शासक बन जाता है, क्योंकि 56 में ही हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात दोस्तों बादशाह अकबर बनता है। जब अकबर अपनी साम्राज्यवादी नीति का विस्तार कर रहा था उत्तर भारत में दोस्तों, उसी क्रम में वह आक्रमण करता है 1576 में किस पर, मेवाड़ पर। मेवाड़ के शासक उस समय से दोस्तों महाराणा प्रताप जी। जब हम मेवाड़ के शासक को दोस्तों संधि करने की व्यवस्था करता है, लेकिन वह संधि करने से दोस्तों महाराणा प्रताप इनकार कर देते हैं दोस्तों। इसी के चलते वह मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं और इस युद्ध में दोस्तों महाराणा प्रताप की पराजय होती है और वह दोस्तों युद्ध भूमि से चले जाते हैं। उसके पश्चात मेवाड़ पर दोस्तों कब्जा हो जाता है अकबर का। अब अगला हमारे दोस्तों 5 महत्वपूर्ण युद्ध जिसको हम कहते हैं बहादुरगढ़ का युद्ध, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़